नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में विधायक गुरु खुशवंत साहब के नेतृत्व में जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य मुलाकात की और ऐसे में मुख्यमंत्री साय को प्रतिनिधिमंडल ने समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया है। तो बता दें आपको कि सीएम से सौजन्य मुलाकात हुई है और सीएम विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि सतनामी सेवा समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई। सीएम विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात हुई। अपनी बातों को लेकर यहां पर ये मुलाकात काफी अहम मानी गई। तो सीएम को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उनके निवास कार्यालय में विधायक गुरु खुशवंत साहब के नेतृत्व में जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री साय को प्रतिनिधिमंडल ने समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। तो सीएम साय को आमंत्रित किया गया है और बता दें आपको कि मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित उन्हें किया गया है ताकि वो इस खास कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में ये खास मुलाकात हुई। विधायक गुरु खुशवंत साहब के नेतृत्व में जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य मुलाकात हुई। ये सौजन्य मुलाकात की है। तो ये मुलाकात काफी अहम कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को रथ यात्रा धूमधाम से मनाई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में विशेष रस्म के साथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा शुरू करने से पहले भगवान की प्रतिमा को रथ तक लाया गया और रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ भी किया गया। इस रस्म को छेरा पहरा रस्म कहा जाता है। बता दें आपको कि जिस तरह से ये रस्म होती है, इस रस्म को छेरा पहरा रस्म कहा जाता है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व ओडिशा के लिए जितना बड़ा उत्सव है, उतना ही बड़ा उत्सव छत्तीसगढ़ के लिए भी है। महाप्रभु जगन्नाथ जितने ओडिशा के लोगों को प्रिय है, उतने ही छत्तीसगढ़ के लोगों को भी प्रिय है और उनकी जितनी कृपा ओडिशा पर रही है, उतनी ही कृपा छत्तीसगढ़ पर भी रही है। सीएम साय ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ किसानों के रक्षक हैं। उन्हीं की कृपा से बारिश होती है और उन्हीं की कृपा से धान की बालियों में दूध भरता है और उन्हीं की कृपा से किसानों के घर समृद्धि आती है। मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि इसी साल भी छत्तीसगढ़ में भरपूर फसल हो। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा से मेरी प्रार्थना है कि वह हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें शांति, समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर करें।
वहीं छत्तीसगढ़ में 9 और 10 जुलाई को कांग्रेस मैराथन बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, इसलिए कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 5 साल तक कांग्रेसी अब बैठक करते रहेंगे। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में सांसद बृजमोहन अग्रवाल से पूछकर कांग्रेस प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है, इसलिए सेटिंग करके मजबूत दिखाने का प्रयास करेगी। बिजली को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि देश भर में अभी कांग्रेस का प्रदर्शन तो निराशाजनक रहा, तो अब देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं। हिल स्टेशन मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का मैनपाट हमेशा से सुर्खियों में रहता है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की खूबसूरती, जो कि सैलानियों को अपनी ओर खींच लेती है। ये जगह अब पर्यटन का केंद्र भी बनती जा रही है। ऐसे में सीतापुर में इतिहास कायम करने वाले विधायक राजकुमार टोप्पो ने देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा पार्क बनाने के संकल्प के साथ ही आज प्रशासनिक अधिकारी के साथ 20 एकड़ जमीन पर जगह चिन्हांकित किया है। उन्होंने बताया है कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, तब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस संबंध में जानकारी दी और साय सरकार ने झंडा पार्क बनाने के लिए सहमति दी है और मैनपाट में दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा पार्क बनाने के कदम आगे बढ़ा है। लगभग 415 फीट का तिरंगा ध्वज मैनपाट में फहराया जाएगा, जिसका काम जल्द शुरू होगा। देखिए, हमने आदरणीय विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से एक पार्क और देश का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा तिरंगा झंडे की मांग किया था, जिसकी स्वीकृति आ गई है। तो अब वो दिन आ गया है कि नर्मदापुर के परिक्षेत्र में एक 20 एकड़ का पार्क बनेगा और साथ ही साथ उस पार्क में 415 फीट का देश का दूसरा ऊंचा तिरंगा झंडा लगाए जाएंगे। उसी के लिए जगह चिन्हांकित किए जा रहे थे। आज ये पूरी प्रशासनिक टीम और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे थे। काम लगभग कितना प्रोग्रेस, कब तक शुरुआत होने की उम्मीद है? देखिए, सैंक्शन ऑर्डर आ चुका है, अब ये टेंडर की प्रक्रिया में जाएगा। ये समझ लीजिए कि काम की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और कलेक्टर साहब भी यहाँ आए थे। उन्होंने अपने अमले को निर्देशित किया है कि आज से ही काम शुरू किए जाएं, इसमें विलंब ना किए जाएं। महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में इस साल भी भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। सुबह से ही नगर के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। बता दें कि ब्रिटिश काल से शासन की हुकूमत करते हुए राजा रणजीत सिंह की औलाद नहीं थी। उनकी धर्मपत्नी रानी विष्णुप्रिया देवी राजपाट संभाली। उसी वर्षों से आज तक भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाली जा रही है। पिथौरा नगर की रथ यात्रा ऐतिहासिक रहती है। रथ को देखने के लिए नगर सहित क्षेत्र के श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। मनोरंजन के लिए मीना बाजार भी लगाया गया है। रथ यात्रा से जुड़ी हुई आस्था को लेकर कई मान्यताएं हैं। रथ रस्सी के सहारे खींची जाती है। इनमें भी कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि जो इसे मन लगाकर खींचते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। इसमें लगभग 70% जनसंख्या कृषि की रहती है और धान, गेहूं, चना, सोयाबीन, अरहर आदि यहाँ की प्रमुख फसल है और लगभग 80% लघु और सीमांत कृषि क्षेत्र श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कपास की खेती के विषय में, जिसकी बुआई जुलाई महीने में की जाती है। प्रति एकड़ 25 से 30 हजार की लागत से 90,000 से 1 लाख रुपए का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। खैरागढ़ क्षेत्र में 15% किसान कपास की खेती करते हैं। कपास की खेती बहुत ही कम लागत में अच्छे आय का स्रोत है, क्योंकि आधुनिक युग में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कपास की उपयोगिता ना हो। चाहे वो दिया, कपड़े हो या फिर धागा हो या फिर गद्दा, हर जगह कपास की उपयोगिता है। और खैरागढ़ से लगे 8 किलोमीटर की दूरी पर पेंट्री कला में लगभग 30% किसान कपास की खेती करते हैं। पेंट्री कला निवासी राकेश साहू किसान हैं, जो कि 3 सालों से BD2 कपास की खेती कर रहे हैं। राकेश साहू के कपास की खेती और उत्पादन से अर्जित लाभ को लेकर इनसे प्रभावित होकर कुछ और किसान भी कपास की खेती कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं पेंड्री कला के एक ऐसे किसान से जिन्होंने अपनी 35 एकड़ की जमीन में कपास की उपज की है और आप इनकी फसल जो है काफी उम्दा तरीके से हुई है। बात करते हैं नरेश साहू जी से। तो बताइए नरेश साहू जी, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि आपको कपास की खेती ही करनी है? क्या है मैडम, अपन तो पहले सोयाबीन का चने का खेती करते थे। हाँ। लेकिन अचानक से सब बाहर वाले बड़ा बड़ा खेती करने वाले आया है। उसके हिसाब से 1-2 साल देखा हम लोग कि कैसे करते करके उससे ट्रीटमेंट मिला हमको कि इस समय में लगाना पड़ता है ऐसे करके। तो उसके माध्यम से ना हम लोग चालू कर दें कि हम भी खेती करते हैं, इसमें अच्छे प्रॉफिट करके। तो लगभग ये तीसरा साल है। अच्छा, तीसरा साल है आपका? हाँ। तो इसमें सोयाबीन चने से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है कि एक ही गाँव की जुताई मांदा बनाए हमारे पूरी एक ही बार में ना लागत जो भी लग रहा है वो, उसके बाद पूरा प्रॉफिट नजर आ रहा है अपन को। डबल दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ता। इसमें 2 से 3 बार दवाई लगाते हैं, उसके बाद फ्री। और ये बीज कहाँ से लाते हैं? बीज बाहर से मंगवाए थे, गुजरात से। और इसमें जो आप छिड़काव की जो प्रक्रिया अपनाते हैं तो डायरेक्ट बीज के साथ में डाल देते हैं या फिर बाद में छिड़काव करते हैं? नहीं, लगभग बीज जर्मिनेशन होने के 1 महीना बाद उसमें वो चलाना पड़ता है, उसका नींदानाशक। उसके बाद 15 से 20 रोज में उसमें खाद डालना पड़ता है। कम से कम 2 बार खाद डालना पड़ता है 20-20 रोज में। प्रति एकड़ में कितना खर्चा आ जाता होगा? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए। और इसके लिए जमीन की नमी कैसी चाहिए? कैसी जमीन में ये इसका उत्पादन हो सकता है? तो मीडियम भी रहेगा तो चलेगा, उतना पानी की जरूरत नहीं पड़ता। कम से कम अपना साधन है ना, तो 1 पानी लगाना अनिवार्य है। और अगर साधन है तो 2 पानी 3 पानी भी लगा सकते हैं। रायपुर में होटल बेबी लॉन इन के कमरे में युवती का शव मिलने के बाद होटल प्रबंधन परिजनों और पुलिस के बीच खासा संघर्ष हुआ है। होटल वाले होटल का कमरा नहीं खोलने दे रहे थे और इससे नाराज युवती के परिजनों ने होटल परिसर में हंगामा किया। परिजनों ने जेल रोड स्थित होटल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। बताते चले कि कल रात लोकेशन मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस को होटल मालिक मैनेजर ने होटल का रूम नहीं खोलने दिया। घटना के बाद फिर पुलिस की टीम गई तो रूम खोला, युवती की लाश मिली है। पुलिस में मृतक युवती की पहचान वानी गोयल के रूप में हुई है। बता दें कि देर रात से परिजन भी आए हुए थे और साथ में फोन बंद होने पर घर वालों ने थाने में मामला दर्ज कराया था। परिजन ने सरस्वती नगर थाना में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती के पुरुष मित्र विशाल का शव उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास मिला है। मामले में गंज थाना पुलिस और रायपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटना को लेकर जांच शुरू कर चुकी है। भिंड जिले के लाहार और दबोह में सामूहिक नकल के मामले पर ऐतराज जताते हुए भिंड कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश भर में भ्रष्टाचार और माफियाओं का बोलबाला है। सामूहिक नकल का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने भिंड जिले में BSc के पेपर में सामूहिक नकल के मामले को लेकर कहा है कि इस समय भिंड में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा खेल हो गया है। यहाँ कोई ना कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई सुनने वाला है और ये सब आलम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिला है उसके कारण हो रहा है। मानसिंह कुशवाहा ने कहा है कि बड़ा दुख होता है जब देखते हैं कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो तब से सबसे पहले मध्य प्रदेश को व्यापक घोटाले का नाम मिला। उसके बाद अभी हाल ही में नरसिंह घोटाला, पटवारी घोटाला सहित तमाम घोटाले के साथ ही मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम बीजेपी ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास 1 अणे मार्ग में मालदह आम के पौधे का रोपण कर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि सभी लोग अपने परिसर और आसपास पौधारोपण कर इस अभियान में अपना योगदान दें। राज्य में हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 से पौधारोपण शुरू किया गया। उसके बाद वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कर इसको और आगे बढ़ाया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इस अभियान के तहत व्यक्ति विशेष को 5 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े। बीजेपी विधायक वोटिंग के दौरान विधानसभा से वॉकआउट कर गए। वोटिंग से पहले विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हेमंत सोरेन ने कहा, ना इनके पास सोच है और ना ही एजेंडा है। इनके पास केंद्रीय एजेंसियां हैं और जितने विधायक हैं उसके आधे भी आ जाए तो आपस में तो बड़ी बात होगी। लोकसभा चुनाव में चेहरा दिखा दिया है और अब बचा है राज्यों का चुनाव। महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा जाएगा और इनको उसमें भी आईना दिखाने का काम किया जाएगा। इनका षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। पूरा कार्रवाई आपके समक्ष हुआ कि आज हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष की गिनती भी आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। हेमंत सोरेन के फिर से सत्ता संभालते ही बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बना लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बोकारो चास के प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दी है। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे भ्रष्टाचारी सरकार करार देते हुए युवा विरोधी सरकार बताया है। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। बावजूद इसके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कार्यालय के मुख्य गेट के समक्ष पहुंचकर धक्का मुक्की करते हुए और तालाबंदी करने का काम करने लगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई अंचल है और ऐसे में इस कार्यालय की हालत ये है कि आज लोगों को आए आवासीय सहित अन्य काम बिना पैसे दिए ही नहीं हो पा रहा है और ये चेतावनी है कि अगर सरकार और उनके अधिकारी नहीं चेते तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये हेमंत सरकार को हम लोग यहाँ धरना दिए हैं ताकि वो सजग हो जाए, नहीं तो और आगे चल के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। चाहे किसी को भी हो, हेमंत सरकार कुर्सी में होना चाहिए, हेमंत सोरेन कुर्सी में होना चाहिए। और पूरा जो आज के समय में अंचल कार्यालय रहे चाहे जिला कार्यालय रहे, सभी जगह में भ्रष्टाचार भरपूर भरा हुआ है। और आज के समय में यहाँ युवा और छात्र पूरी तरह से परेशान हैं कि आज के समय में आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज एक एक काम कराने के लिए, चाहे जमीन का मोटेशन कराने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है, घूस भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन के लोग इस तरह सरकार के इशारे में चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बोकारो जिला एक सरकार को चेतावनी देकर आज ये तालाबंदी करने का काम किया है। आगे आने वाले दिन में यदि आप युवाओं के साथ और छात्र के हित के लिए आप यदि नहीं लड़ते हैं तो पूर्णतः आपको तालाबंद करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करे।
तो बीजेपी ने शुरू किया प्रदर्शन और तालाबंदी। बता दें आपको कि सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है और भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। हाल फिलहाल में जो जिस तरह से उठापटक हुई और जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, उसके बाद से ही सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है और भुनाया भी जा रहा है। एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर लपेटने की कोशिश जेएमएम और गठबंधन सरकार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ाया गया इस प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली है और ऐसे ही बीजेपी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, तालाबंदी शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनावों में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNM-MCH की मॉनसून के पहले बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। अस्पताल के सर्जिकल और जनरल वार्ड में बरसात का पानी प्रवेश कर गया है और पूरा वार्ड लबालब पानी से भर गया है। भर्ती मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के प्रवेश करने से वहां पर अफरा तफरी मच गई है। मानसून के पहले बारिश में सरकारी अस्पताल की पोल खुल गई है। सर्जिकल वार्ड, जनरल वार्ड में भर्ती मरीज और मरीजों के परिजन खासे परेशान दिखाई दिए। इस आधे घंटे की बारिश ने ये पूरे अस्पताल की पोल खोलकर रख दी है और सर्जिकल वार्ड और जनरल वार्ड को तालाब में तब्दील कर दिया है। अब वार्ड में भर्ती मरीज पानी के बीच रहने को मजबूर है। मरीज के परिजन गंदे पानी का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। रोगी का परेशानी क्या हुआ, वो बीमार, ये ठीक होने के बाद और बीमार पड़ेगा। क्या अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति क्या है? इतना बुरी स्थिति है कि नाले का पानी सारा हॉस्पिटल में, वार्ड सब में घुस रहा है। तो पेशेंट क्या ठीक होगा इस स्थिति में कि और बीमार होगा? ये आप ही सोचिए। क्या कोई इस पर पदाधिकारी अभी तक आए हैं इस पर संज्ञान लेने के लिए? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई जानकारी ले रहे हैं? कोई नहीं। यहाँ जो चिकित्सा प्रभारी हैं या फिर डॉक्टर हैं, क्या अभी तक इस पर संज्ञान लेने आए हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। गाजीपुर में पति पत्नी और बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। नंदगंज थाना क्षेत्र के खिलकवा गांव में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। 45 वर्षीय मुंशी बिंद, 40 वर्षीय देवंती बिंद और उनके 20 वर्षीय बेटे रामाशीष की हत्या कर दी गई। परिवार में केवल छोटा बेटा आशीष बचा हुआ है, जो कि घटना के समय घर के बाहर था। परिवार में बचे एकमात्र छोटे बेटे आशीष कुमार का कहना है कि उसका गांव ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की के परिजन परिवार पर शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन लड़के के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी को लेकर लड़की के परिजनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोप लगाया जा रहा है और आरोप लगाने वाला लड़का खुद नाबालिग है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वो लड़की आपके परिवार वाले नहीं मान रहे थे? हम लोग परिवार वाले नहीं मान रहे थे। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कितनी उम्र है? 16। किस क्लास पढ़ते हैं? क्या सर? कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th में नाम लिखाना है। रात में करीब 2 बजे के करीब DCR को सूचना मिली थी कि कुसमी कला गांव का जो मौजा है हिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत के हत्या कर दी गई है। इस मौके पे, इस घटना की सूचना पे तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से इनकी हत्या की गई है, क्योंकि तीनों के गले पे ही केवल वार है जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिवार में 4 लोग थे, 2 बेटे और दंपति, जिसमें दंपति और उनके बड़े बेटे की हत्या की गई है। और चलिए आपको सीधे ले चलते झारखंड, जहां पर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं नेता और कौन कौन से मंत्री हैं, इसमें आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं।
ये झारखंड विधानसभा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड से। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद तमाम जो उनके मंत्री हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए देख सकते हैं। तो बता दें कि राज्यपाल की मौजूदगी में यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है और राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें झारखंड में जिस तरह से फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर फेरबदल हुआ। चंपई सोरेन उस वक्त मुख्यमंत्री बनाए गए थे जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था और कुछ वक्त के मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन और उसके बाद उन्हें विधायक दल की बैठक के बाद हटा दिया गया था। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद अब हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है सूबे की। विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जाहिर तौर पे बड़ी और कड़ी परीक्षा हेमंत सोरेन की होगी। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए तमाम मंत्री। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।